नीलकंठ प्रश्नोत्तर अभ्यास। निबंध से पहला प्रश्न है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए। पहला प्रश्न है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए। उत्तर होगा, मोर की गर्दन नीली थी। कैसी थी? मोर की गर्दन नीली थी, इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया। कैसी? उसकी गर्दन नीली थी, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? नीलकंठ रखा गया। और मोरनी सदा मोर के आसपास घूमती रहती थी। और जो दूसरी जो थी मोरनी, वह हमेशा क्या करती थी? मोर के आसपास घूमती रहती थी। इसलिए उसका नाम क्या रखा था? राधा रखा। क्या रखा? राधा रखा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मोर की गर्दन नीली थी, इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया। मोरनी सदा मोर के आसपास घूमती रहती थी। मोरनी सदा मोर के आसपास घूमती रहती थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। अब दूसरा प्रश्न है, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ। जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ। इसका उत्तर लिखेंगे, जिस प्रकार घर में नववधु दुल्हन के आने पर उसका स्वागत किया जाता है। जैसे नववधु आने पर दुल्हन का क्या किया जाता है? नववधु दुल्हन के आने पर उसका स्वागत किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जाली के बड़े घर में मोर और मोरनी के बच्चों का भी स्वागत हुआ। कैसा हुआ? उन मोर के बच्चों का भी वैसे ही स्वागत हुआ। जैसे घर में दुल्हन आती है तो नववधु आती है दुल्हन, उसका स्वागत होता है। ठीक उसी प्रकार जाली के घर में मोर के बच्चों का भी वैसे ही क्या हुआ? स्वागत हुआ। तीसरा प्रश्न है, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी। लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी। तीसरा प्रश्न है, लेखिका को नीलकंठ का गर्दन ऊंची कर देखना। लेखिका को नीलकंठ का गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चूंगना। और वह क्या करती थी? नीचे विशेष भंगिमा की तरह, क्या किसकी तरह? नीचे भंगिमा की तरह टेढ़ी गर्दन करके वह क्या करते थे? नीचे दाना चूंगना और पानी पीना तथा गर्दन टेढ़ी कर शब्द सुनना। और गर्दन टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि चेष्टाएं बहुत भाती थी। किसे? लेखिका को। और इसके अतिरिक्त पंखों को फैलाकर उसका नृत्य करना भी लेखिका को क्या लगता था? अच्छा लगता था। तो क्या क्या अच्छा लगता था? पहले दोबारा रिपीट करेंगे। लेखिका को क्या क्या अच्छा लगता था? उसका दाना चूंगना, उसको विशेष भंगिमा में उसका देखना, टेढ़ी गर्दन करके शब्द सुनना और पंखों को फैलाकर नृत्य करना उसको क्या लगता था? अच्छा लगता था लेखिका को। इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? किसकी ओर संकेत कर रहा है? अब इसका उत्तर लिखेंगे, इस आंदोलन की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा। वाक्य कुब्जा नामक मोरनी के नीलकंठ व राधा के बीच में आ जाने व
उसके द्वेष भरे प्रेम की ओर संकेत कर रहा है। किसकी ओर कर रहा है? उसकी जो जो दूसरी वहाँ कुब्जा आ गई। बेमेल, बेमेल का स्वर कैसे बज उठा? बेमेल का अर्थ होता है कि वहाँ पे उन दोनों में क्या था? मोर और नीलकंठ और मोर राधा में क्या था? बहुत प्रेम था, बहुत प्यार था। लेकिन वहाँ बेमेल कौन आ गई? कुब्जा। और उसने उसके द्वेष भरे प्रेम की ओर संकेत कर रहा है। कैसे घटना की ओर संकेत कर रहा है? बेमेल। और वह क्या करती थी? उनके प्रेम में बाधा डालती थी। तो यहाँ पे कहा गया है कि इस आंदोलन की रागिणी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य कुब्जा नामक मोरनी के बीच नीलकंठ व राधा के बीच में आ जाने व उसके द्वेष भरे प्रेम की ओर संकेत कर रहा है। उसके द्वेष भरे प्रेम की ओर क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। अब इसके बाद 5वां प्रश्न है, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? क्यों असहनीय हो जाता था? वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय हो जाता था। वह क्या हो जाता? उसके लिए असहनीय हो जाता था। क्योंकि वसंत ऋतु में क्या हो? उसका उत्तर लिखेंगे, वसंत ऋतु में आम के वृक्ष की सुनहरी मंजरियाँ, अशोक के नए लाल पल्लवों को देखते हुए नीलकंठ का जाली घर में रहना असहनीय हो जाता था। क्या हो जाता था? कि वसंत ऋतु में जो आम में क्या आ जाती थी? आम के वृक्ष में सुंदर मंजरियाँ, अशोक के नए लाल पल्लवों को देखते हुए नीलकंठ का जाली घर में रहना असहनीय हो जाता था। उसका मन बाहर जाने को ही क्या करता था? वहाँ असहनीय हो जाता था उस जाली घर में रहना। वह बाहर घूमना चाहता था नीलकंठ। अब है, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? 6वां प्रश्न है, क्यों नहीं हो पाया? सब एक साथ क्या रहते थे? मिलजुल कर के रहते थे, मित्र बन के रहते गए। लेकिन अब इसका उत्तर लिखेंगे, पहले दुर्व्यवहार एवं नीलकंठ द्वेष भरा प्रेम रखने के कारण कुब्जा जाली घर में रहने वाले किसी भी पशु पक्षी की मित्र नहीं बन सकी। अब उसके मन में क्या था? हमेशा द्वेष भरा उसका जीवन था। द्वेष भरा प्रेम कर रखने के कारण वह क्या करती थी? द्वेष करती थी। वे सोचती थी कि भाई राधा और नीलकंठ क्यों प्रेम करते हैं आपस में। तो वह उनको ऐसा वह देखना नहीं चाहती थी, एक साथ रहें ऐसा उन्हें देखना नहीं चाहती थी। तो यहाँ पे उत्तर सीधे लिख देंगे, जैसे पहले मैंने बताया, अपने दुर्व्यवहार एवं नीलकंठ से द्वेष भरा प्रेम रखने के कारण। वह कैसे रखती थी? नीलकंठ के साथ द्वेष भरा प्रेम रखती थी वह, है ना। कारण कुब्जा जाली घर में रहने वाले किसी भी पशु पक्षी की मित्र नहीं बन सकी, इसलिए वह क्या किसी की मित्र नहीं बन सकी। अब इसके बाद 7वां प्रश्न है, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चों को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब जाली घर में जब अब उसने एक घटना होती है कि उसमें नीलकंठ जो सांप होता है वह खरगोश के बच्चे को क्या कर लेता है? उसको निगल लेता है, उसको खाने की कोशिश करता है उस खरगोश के बच्चे को। लेकिन और कोई भी जीव, पशु पक्षी और नहीं देख पाते हैं उसको, और जीव वहाँ देख नहीं पाते हैं। लेकिन नीलकंठ सोया रहता है, वह देख लेता है। तो इसमें लिखेंगे, सांप ने शिशु खरगोश के शरीर का पिछला हिस्सा मुंह में दबा लिया था। क्या कर लिया था उसने? खरगोश का पिछला हिस्सा मुंह में दबा लिया था। खरगोश ची ची करता हुआ चीख रहा था। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। खरगोश की आवाज़ सुनकर एक झटके में वह नीलकंठ क्या हो गया? उसकी नींद खुल गई। सांप के फन पर चोंच मारने के कारण खरगोश
घायल हो सकता है। और वह उसने सोचा कि अगर मैं सांप के फन में क्या मारूं, अगर चोंच मारूं तो वह क्या खरगोश क्या हो जाएगा, खरगोश का बच्चा घायल हो सकता है। इसलिए उसने सांप के फन के पास पंजों से दबाया। और किससे किया उसने? पंजों से दबाया। और फिर चोंच से इतना वार मारा कि वह अधमरा हो गया सांप। खरगोश उसके पंजे से छूट तो गया पर बेसुध सा वहीं पर पड़ा रहा। अब उसके पंजों से छूट गया क्योंकि भाई वह सांप के सामने उसको मुंह में डाल लिया था। वह क्या हो गया, बच तो गया लेकिन वह बेसुध सा जमीन पर पड़ा रहा खरगोश का बच्चा। सांप का काम तमाम कर नीलकंठ खरगोश के पास गया और रात भर उसे अपने पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। और रात भर उसने खरगोश के बच्चे को अपने पंखों के नीचे रखा नीलकंठ ने, और उसको उष्णता देता रहा, है ना। तो इस घटना से नीलकंठ के स्वभाव की कई विशेषताओं का पता चलता है। वह वीर था, उसमें मानवीय भावना भी विद्यमान थी। और वह क्या था? वीर था और उसमें मानवीय भावना भी विद्यमान थी। उसे अपने साथियों के प्रति प्रेम और उनकी रक्षा का ख्याल भी था। वह अपने साथियों के प्रति प्रेम और उनकी रक्षा का भी क्या रखता था? वह ख्याल रखता था। यानी कि अपना ही ख्याल रखता था, वह हमेशा अपने साथियों मित्रों का भी क्या रखता था? बड़ा ख्याल रखता था, उनकी रक्षा करता था वह। निबंध से आगे यह पाठ एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र की क्या विशेषताएं होती हैं? जानकारी प्राप्त कीजिए और लेखिका के लिखे किसी अन्य रेखा चित्र को पढ़िए। और किसी अन्य रेखा चित्र को पढ़ना है हमने। जैसे ये कहानी पढ़ी नीलकंठ वाली, मोर और मोरनी की कहानी, है ना। तो नीलकंठ पाठ है किसकी है? मोर और मोरनी की कहानी है। तो जिसमें उसने मोर का नाम क्या रखा रहता है? नीलकंठ, और मोरनी का नाम राधा। तो ऐसी रेखा चित्र महादेवी के वर्मा के द्वारा यह लिखा गया है। तो रेखा चित्र किसी के जीवन के मुख्य अंगों को प्रस्तुत करती है। और जो रेखा चित्र है वह किसी के जीवन के मुख्य अंगों को प्रस्तुत करती है। मुख्य अंगों को क्या करती है? प्रस्तुत करती है। यह कोई एक कहानी नहीं होती है, वरन संपूर्ण जीवन की छोटी बड़ी घटनाओं का समावेश होता है। ये छोटी कोई कहानी नहीं है रेखा चित्र, उसमें पूरे उसके जीवन की जितनी भी छोटी छोटी घटनाएं हुई हैं उसके साथ, उसमें क्या होता है? पूरा उसका समावेश होता है रेखा चित्र में। रेखा चित्र में भावनात्मकता और संवेदना होती है। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित यह रेखा चित्र लिखा गया है। किसके द्वारा? महादेवी वर्मा के द्वारा यह रेखा चित्र लिखा गया है। जिसमें क्या होता है? रेखा चित्र में क्या होता है कि किसी व्यक्ति के बारे में, किसी जीव के बारे में, तो उसमें क्या उसका पूरा जीवन की छोटी छोटी संपूर्ण कहानियों का क्या होता है? समावेश होता है। उसे क्या कहा जाता है? रेखा चित्र कहा जाता है। बड़ी छोटी बड़ी घटनाओं का क्या होता है? उसमें समावेश होता है। वह क्या कहलाता है? रेखा चित्र कहलाता है। अब प्रश्न है, वर्षा ऋतु में जब आकाश में बादल घिर आते हैं तब मोर पंख फैलाकर धीरे धीरे मचलने लगता है। यह मोहक दृश्य देखने का प्रयास कीजिए। अब ऐसे दृश्य को देखना चाहिए। कह रहे हैं अभ्यारण्य में इस तरह के दृश्य देखे जा सकते हैं। जंगलों में ऐसे जहाँ मोर रहते हैं, चिड़ियाघर, ऐसी जगह क्या ऐसे चित्र देखे जा सकते हैं। ठीक। अनुमान और कल्पना। पुस्तकालय से ऐसी कहानियाँ, कविताएं और गीतों को खोजकर पढ़िए जो वर्षा ऋतु और मोर के नाचने से संबंधित हो। ऐसी कहानियाँ पढ़नी हैं। अब अनुमान और कल्पना। निबंध में आपने ये पंक्तियाँ पढ़ी हैं, मैं अपने साल में लपेट कर उसे संगम ले गई। जब गंगा के बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। इन पंक्तियों में एक भाव चित्र है। इसके आधार पर कल्पना कीजिए और लिखिए कि मोर पंख की चंद्रिका और गंगा की लहरों में क्या क्या समानता
समानताएं लेखिका ने देखी होंगी, जिसके कारण गंगा का चौड़ा पाठ एक विशाल मयूर पंखी के समान तरंगित हो उठा। और इसमें लिखेंगे, लेखिका ने जब मोर को गंगा की धारा में प्रवाहित किया होगा तो उसकी लंबी पूंछ के पंख गीले होकर गंगा की धारा पर फैल गए, और उसके जो पंख थे, लंबे पंख थे, पूंछ थे, पंख गीले होकर गंगा की धारा में क्या हो गए, फैल गए होंगे। उन मोर पंखों की चंद्रिकाओं की परछाई गंगा की जलधारा पर दिखाई देती होगी। अब उसकी उसकी चंद्रिकाओं की परछाई कहाँ दिखाई देती होगी, गंगा में जलधारा में दिखाई देती होगी। आगे बढ़ते हुए लहरों में वे प्रतिबिंबित द्विगुणित होते जाते होंगे। इस प्रकार गंगा का चौड़ा घाट पाट किसी विशाल मयूरपंखी की भांति तरंगित हो उठा होगा, और उसका जो कोई चौड़ा पाट जो है किसी विशाल मयूरपंखी की भांति क्या होगा, तरंगित हो उठा होगा। गंगा की लहरों के हिलने डुलने में मोर के पंखों की थिरकन का आभास होता होगा। अब गंगा की लहरों में हिलने डुलने से मोर के पंखों के थिरकने का आभास क्या होता होगा, लेखिका को होता होगा। अब आगे दिया गया है, नीलकंठ की नित्य भंगिमा का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। नीलकंठ की नित्य भंगिमा का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। अब नीलकंठ जो नित्य करता था तो उसकी भंगिमा का क्या करना है, हमने शब्द चित्र प्रस्तुत करें, उसका शब्द चित्र प्रस्तुत हमने करना है। यहाँ पे नीलकंठ अपने इंद्रधनुषी गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर नाचता था, और क्या करता था, अपने पंखों को मंडलाकार बनाकर नाचता था। उसके नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाएं बाएं उसके घूमने में भी एक क्रम रहता। जब नृत्य करता था नीलकंठ था, तथा वह बीच बीच में एक निश्चित अंतराल पर थम भी जाता था। वर्षा होने पर तीव्र गति में उसके नृत्य के साथ उसकी केका की ध्वनि की सुनाई देती रहती थी। तो ये उसके नृत्य का वर्णन करना है। शब्द चित्र में क्या किया है, वह अपने पंखों को फैला करके क्या फैलाता था, अपने मंडलाकार बनाता था, बाएं से दाएं घूमने के क्रम रखता रहता, और तथा बीच बीच में निश्चित अंतराल तक थम भी जाता था, और बीच बीच में क्या करता था, रुक भी जाता था। वर्षा होने पर तीव्र गति में उसके नृत्य के साथ उसकी केका की ध्वनि सुनाई देती रहती थी, और तीव्र गति से वर्षा, अब तेज से वर्षा होने लग जाती तो वह क्या करता था, उसी गति से क्या करता था, वह नृत्य करता था, उसकी केका ध्वनि भी सुनाई देती रहती थी। तो ये पाठ नीलकंठ पाठ है, इसके प्रश्नोत्तर अभ्यास है।